अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार के लिए गेहूं फसल का उचित प्रबंधन। आम के नए रोपित पौधे का पाले से सुरक्षा और अन्य प्रबंधन कार्य। अच्छे विकास के लिए आलू, टमाटर और गोभी फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल समय से लगाई होगी, उनकी फसल इस समय खेतों में बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए गेहूं के खेतों में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है, जानेंगे गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल की निदेशक इंदु शर्मा से। देश को 2 वक्त की रोटी देने में उत्तर भारत की हमेशा से अहम भूमिका रही है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता दिन रात और ठिठुरती ठंड में गेहूं के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। प्रदेश के मेहनती व उन्नतशील किसानों ने गेहूं की बिजाई जोरों शोरों से शुरू की हुई है। प्रदेश के किसान गेहूं के उत्पादन के लिए परंपरागत बीज का उपयोग करते आ रहे हैं। दिसंबर माह में प्रदेश के किसान 90% तक बिजाई कर चुके हैं। कृषि विशेषज्ञों द्वारा गेहूं की बिजाई के बाद फसलों में होने वाली पीला रतवा व अन्य बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। जो खरपतवार की बात करें हम, तो खरपतवार के लिए एक तो हमारे पास होती हैं संकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाले, 2 तरह के होते हैं खरपतवार। तो उसमें आपने जो दवाइयाँ डालनी हैं, जैसे क्लोडिना फॉप है, पेनिक्सोडान है, फिनोक्साप्रॉप है, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि संकरी पत्ती के लिए हैं। इसी तरह से चौड़ी पत्ती के लिए कार्फेंट्राजोन है, 2,4-D है, आइसोप्रोटेरोन है, सल्फा सल्फ्यूरोन है, टोटल है, एटलांटिस है और एकार्ड प्लस है। और जो पछेती बिजाई के लिए अभी आपने प्री एमरजेंस कोई दवाई इस्तेमाल करनी है तो वो पेंडिमिथिलिन है, जो संकरी व चौड़ी पत्ती वाले वीड्स के लिए, खरपतवार के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि आपके खेतों में वीड से भी उतना ही नुकसान हो जाता है जितना कि बीमारियों से नुकसान होता है। खड़ी फसल में उर्वरक प्रबंधन। नाइट्रोजन की कुल संस्तुत मात्रा का आधा भाग बुआई के समय कुओं में तथा शेष बची मात्रा को पुनः 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग प्रथम सिंचाई गुड़ाई के बाद और दूसरा भाग बाली निकलने से पूर्व की अवस्था पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में देने की संस्तुत की गई है। एक आपने देखा होगा कि आप लोग पिछले साल जब दानों को पकड़ा तो उसमें से काला 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 पाउडर निकला और दाने की नोक काली हो गई। वो करनाल बंट की एक बीमारी आई पिछले साल, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है कि वो करनाल बंट की बीमारी इस बार ज़्यादा ना आए, क्योंकि उसके कण इस तरह से धीरे धीरे मिट्टी में बढ़ते रहते हैं। मिट्टी में जब कण बढ़ जाते हैं तो जो आप इरिगेशन देते हैं, जब हेडिंग पे होती है क्रॉप, सिट्टा बाहर को निकलता है और उस वक्त बारिश आ जाए या आप इरिगेशन देते हैं तो उस वक्त वो बीमारी बढ़ जाती है। उसके लिए भी जब आप ध्यान रखें कि जब भी आपकी क्रॉप में हेडिंग स्टेज पे है और पिछले साल करनाल बंट की बीमारी अगर आपके खेतों में ज़्यादा आई है तो इस बार आप प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे ज़रूर करें। खासकर जो बीज बना रहे हैं लोग, उस बीज बनाने वाली फसल में
अगर बारिश का मौसम है या क्लाउडी वेदर चलता है फरवरी के महीने में, तो 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आप प्रोपिकोनाजोल की स्प्रे करें। और अगर मौसम ज़्यादातर क्लाउडी रहता है और बारिश बार बार आती है तो 2 बारी भी इसकी स्प्रे की जा सकती है। उससे करनाल बंट जो है वो काफ़ी कम आएगी। इसके अलावा हमें इरिगेशन का ध्यान रखना है कि जो पानी हम लगाते हैं 21 दिन के बाद, 45, 65 या 85 दिन के बाद, इसमें हमें अपने खेत के हिसाब से और बारिश के हिसाब से पानी को हमें उपयुक्त समय पर लगाना है और फालतू में पानी नहीं लगाना। ज़्यादा पानी लगाने से एक तो आपका को खाद आपने नाइट्रोजन की दिया वो नीचे लीच कर जाती है, दूसरा ये है कि बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसी तरह से जहां हम पानी की बात करते हैं उसी तरह से हम फर्टिलाइज़र की भी बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना। कई बार लोगों को लगता है कि अगर नाइट्रोजन की खाद हम बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उससे हमें उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। खादों से उत्पादन शक्ति बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद डालने से हमारे बीमारियां बढ़ती हैं। अब कई किसान हैं या कुछ जो बीज बनाते हैं वो अपने खेतों में बीज बनाने वाली फसल के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ी बात करेंगे कि बीज बनाने वाली फसल का निरीक्षण करना बार बार बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कोई ऐसा प्लांट दिखाई दे जो कि बाकी वैरायटी से थोड़ा भिन्न हो तो उसको हमें अपने खेतों से निकाल देना है। और अगर हमें सर्टिफाइड सीड आगे देना है, आपने ब्रीडर सीड लिया है और आप बेचना चाहते हैं उसको, या उसके बाद कोई ट्रुथफुली लेबल्ड सीड भी आप देना चाहते हैं, तो किस्म क्या जो है कि जहाँ एक किस्म लगाई है उसमें दूसरी किस्म का पौधा नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और बीज बनाने वाली फसल पे प्रोपिकोनाजोल की स्प्रे ज़रूर कर दें। इसी तरह जो किसान सीड में नहीं है लेकिन अपना सीड आगे बनाना चाहते हैं वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वैरायटी की मिक्सचर ना हो सीड में, वैरायटी प्योर हो, तो प्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं हरियाणा प्रदेश की गेहूं की फसलों के बारे में। इस बार प्रदेश में करीब 25.20 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई होनी है। इसमें से 30 नवंबर तक 70% क्षेत्र को कवर कर लिया गया है, जबकि 6 लाख हेक्टेयर रकबे में कपास की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई होनी है। ये बिजाई दिसंबर तक होती है। इस मौसम में प्रदेश में 118 लाख टन गेहूं उत्पादन लक्ष्य है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। इस समय मौसम में काफी बदलाव आया है। ऐसे में जिन किसानों ने आलू, टमाटर या गोभी की फसल लगा रखी है उनकी फसल में बीमारियों और कीटों का प्रकोप हो सकता है, तथा कुछ किसानों की फसलों में बीमारियां और कीटों का प्रकोप देखा भी जा रहा है। इसलिए इनका निदान करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं टमाटर जो है खेत में लगा हुआ है। टमाटर में आज जो है समस्या ये है कि इसमें झुलसा के जो है आपको लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। तो देखने वाली बात यह है कि अगेती झुलसा में कैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, उसको पहचानने के बाद आप जो है उसमें दवा डाल सकते हैं। तो अगेती झुलसा में जो लक्षण होते हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं, वो पत्तियों पे
गोल गोल जो है धब्बे बनते हैं, वो सूख जाते हैं और ये जो है पूरे पत्तियों पे जो है कई जगह छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। तो इसके लक्षण अगर आपको पत्तियों पे दिखाई दे तो आप उस अवस्था में जो है कार्बेंडाजिम दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं हो तो मैंकोजेब का दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव आपको 7-7 दिन के अंतराल पे करना पड़ेगा। दूसरी बात जो प्रमुख बात है टमाटर में वो ये है पछेती झुलसा की। किसान भाइयों, ये भी रोग जो है आज के समय में दिखाई दे रहा है और इसमें जो है आप मेरे को जो देखने में आ रहा है वो कि किसान लोग जो है वो दवा का अच्छे से चुनाव नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपको दवा मिले वो डालिए, लेकिन मेरी जो संस्तुति ये है कि आप एलिएट दवा है 2 ग्राम पर लीटर डाल सकते हैं और इसके साथ साथ जो है मेटालेक्सिल दवा जो आपके यहाँ उपलब्ध है 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर 7 से 8 दिन के अंतराल पर पुनः डालते रहें। आलू में भी जो है आज के समय में जो रोग लग रहा है उसमें अगेती झुलसा के साथ साथ पछेती झुलसा के भी आपको लक्षण दिखाई देंगे। यदि अगेती झुलसा को पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि उसमें आपको गोल धब्बे जो है वो पत्तियों पे दिखाई देंगे और इसको अगर इस तरह से पत्तियों पे धब्बे दिखाई दें तो आप उस समय जो है मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर, नहीं तो आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखने में आता है कि पछेती झुलसा के भी जो है लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसमें पछेती झुलसा जो है जो सबसे विनाशकारी रोग है आलू का, वो जो है उससे आपको बचाव करना है। लक्षण जो होते हैं उसको पहचानना ज़रूरी है। लक्षण जैसे पत्तियों में आते हैं वो पूरी पत्तियां जो होती हैं उसकी वो भूरी पड़ जाती हैं और अगर सुबह के समय आप देखेंगे तो पत्तियां ताज़ी रहती हैं, वो सही रहती हैं, लेकिन भूरापन रहता है। शाम के समय वही पत्तियां मुरझा जाती हैं और पूरा पौधा मुरझाया हुआ लगता है। इसके साथ साथ जो इसके जो लक्षण है वो आपके तने में भी आलू के आते हैं और उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है इसकी इन्फेक्शन की तो ये कंद में भी आलू के इन्फेक्शन आ जाता है पछेती झुलसा का। तो किसान भाइयों, इस अवस्था में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी लक्षण इस तरह के आपको आएँ या कुहासा पड़ता हो 3-4 दिन तक सूर्य की रोशनी ना पड़ रही हो, उस अवस्था में आप सजग हो जाएं और जो है आप रोकथाम के लिए इस रोग के रोकथाम के लिए जो है आप छिड़काव करें। जैसे आपके पास अभी कुछ दवाएं उपलब्ध हैं, उसमें एलिएट है एक दवा, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपके पास एक नतीवो करके एक दवा आती है, वो भी आप जो है 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये दवाएं ना मिले तो आपके पास कार्बेंडाजिम है, इसका भी 1 से 2 ग्राम में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं आप। छिड़काव जो है 7 से 8 दिन में ये इंटरवल पे आपको करना है और ये जो है आपको फरवरी एंड तक करना होगा। और गोभी में जो है 2 तरह की आपको समस्या जो है दिखाई दे रही होगी। एक तो ये है कि खासकर पत्ते गोभी में आपको पत्तियों पे पीले पड़ने की जो समस्या है, तिकोना जो है पत्तियों पे पीला पड़ने की समस्या दिखाई देगी। वो जो है बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है और उसका निवारण के लिए जो है आपको बैक्टीरिसाइड यानी जीवाणुनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास बायोनॉल करके एक दवा आती है मार्केट में, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेप्टोसाइक्लिन क्रिस्टोसाइक्लिन जो है घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं और निवारण पा सकते हैं। किसान भाइयों, कभी कभी देखा जाता है कि गोभी में बोरर की भी समस्या आती है, डायमंड ब्लैक बहुत आता है, उसमें भी जो है आपको ध्यान देना होगा कि इसमें आपको कोराजेन करके दवा आती है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं या 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर, या इम्डाक्लोपिड करके जो है दवा आती है 1 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जी में खास कर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सफ़ेद मक्खी जो होती है वो प्रमुख कीट है सब्जियों में। खासकर टमाटर, बैगन, मिर्च, इन फसलों में सफ़ेद मक्खी बहुत नुकसान पहुंचाती है और इनके साथ जो होता है एक रोग, खासकर वायरस रोग जो होता है वो फैलता है। तो सफ़ेद मक्खी जब भी आपके खेत में लगे, आप जब भी पत्ती पलट के देखेंगे इन फसलों में तो सफ़ेद मक्खी आपको छोटे छोटे सफ़ेद दिखेंगे। और जब भी इस तरह की मक्खी आपको खेत में दिखे तो उसमें ज़रूर इम्डाक्लोपिड का छिड़काव करें
आधा ml से 1 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो है आपका बाद में जो रोग लगते हैं, इसमें वायरस वाले विषाणु जनित रोग लगते हैं, वो न लगें। जिन किसानों ने हाल के 2 वर्षों में आम के बाग रोपित किए हैं, वो इन पौधों की उचित बढ़वार के लिए इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं। आइए जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के डॉक्टर SP सिंह से। इस शरद ऋतु में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो नवीन रोपित आम की बागवानी कर रहे हैं किसान, उनको कैसे संरक्षित करें। अब पौधा हमारा पूरे ठंडक में सुसुप्ता अवस्था में रहेगा। आपको ध्यान देना है कि पूरे बगीचे की साफ सफाई करें, उसके थालों की गुड़ाई कर दें और पूरे बगीचे में कहीं भी खरपतवार न रहे। जब आप इनको रोपित करते हैं तो उस समय केवल उर्वरक का प्रयोग हम नहीं करते, मात्र खाद का प्रयोग हम करते हैं। सड़ी गोबर की खाद के साथ इनके थालों की भराई की जाती है और उसके ऊपर हम पौधों को रोपित करते हैं। वर्तमान में इनमें आप 50 से 60 ग्राम यूरिया प्रति पौधा, 150 ग्राम DAP और लगभग 60 से 70 ग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास मिक्सचर बना करके अच्छी गुड़ाई करके इनके थालों में दे करके सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधा फलत में हो या ना हो, छोटा पौधा हो बड़ा पौधा हो, दिसंबर के महीने में प्रायः जो मैंगो मिलीबग है, इसके अंडे से बच्चे जब बदली होगी, जिस समय हमारा मौसम थोड़ा सा परिवर्तित होता है, बादल हो जाते हैं, तो उस समय इनके अंडों की मैच्योरिटी हो जाती है और ये उसमें से कीड़े निकल करके रेंग कर पौधे पर पहुँच जाते हैं और अपना मल त्यागते हैं, जिससे पत्तियाँ भी प्रभावित होती हैं। तो इसलिए गुड़ाई वगैरह करके थालों में जो है आप बाज़ार में फॉलीडाल उपलब्ध है, 40 से 50 ग्राम फॉलीडाल प्रति पौधा आप थाले में जो है डाल दें तो काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ से निजात मिल जाएगा। बगीचे में विशेष रूप से आप देखते होंगे कि कभी कभार इस समय जो है नवीन पौधों में भी गोंद का निकलना दिखाई देता है। तो छोटा पौधा है, चूँकि 1 साल का अभिरोपित पौधा है, ऐसे पौधों को हम 40 से 50 ग्राम कॉपर सल्फेट ज़मीन के माध्यम से यानी गुड़ाई करके जड़ों के माध्यम से हम इनको दें, सिंचाई कर दें तो आपको काफ़ी हद तक इससे निजात मिल जाएगा। और अगर ये भी नहीं उपलब्ध है तो कॉपर सल्फेट को एक तरह से और आप दे सकते हैं बाज़ार में उपलब्धता के अनुसार। उसमें क्या है कि 3 से 4 ग्राम कॉपर सल्फेट आप 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव 2 बार 15 दिन के अंतराल पर करें तो आपको गोंद निकलने वाली प्रक्रिया से भी निजात मिल जाएगा। अब रही बात कि जब पाला और काफ़ी ओस पड़ने लगती है तो इनके प्रायः देखा गया है कि इनके टाप पर जो है नौचिंजरी हो जाती, नई नई कपूलें जो हैं वो ठंड से पाले से प्रभावित होकर के पौधे मरने के समय तो आप बांस की खपच्ची चारों तरफ से 3 से 4 की संख्या में टट्टर के रूप में आप बना करके इन पे पुआल से या सरपत से या कुश से कांस से किसी भी चीज़ से आप इनके ऊपर आप आच्छादन पौधे की ऊंचाई से जो है कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा अच्छा आधारभूत ढांचा खड़ा करके उस पर आप रख करके इनको व्यवस्थित करके पाले से बचा सकते हैं। तो पाले से अगर हमारा पौधा बच गया तो फरवरी माह में जैसे बसंत ऋतु शुरू होती है पूरा जो है अपना बढ़वार की दिशा में बढ़ जाता है और अच्छी बाग जो है हमारी धीरे धीरे 2 से 3 साल में तैयार हो जाती है। साथ ही सिंचाई बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप थाले की साफ सफाई करते रहें और सिंचाई बहुत ज़रूरी है। सिंचाई करने से भी पाले के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है चंडीगढ़ से ललित चौटाला ने। आप सर्दियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं, तो ललित चौटाला जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को डेयरी की सफलता हेतु मुख्य रूप से सर्दियों में अपने गाय व भैंस की मुख्य रूप से किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में अपन आज जानकारी लेंगे। किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खेती के साथ पशुपालन का सहारा लेना जरूरी है। हमारे देश में खेती के साथ पशुपालन मुख्य सहायक धंधा है। पशु की उत्पादन क्षमता को तापक्रम काफ़ी प्रभावित करता है। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए उनकी खिलाई पिलाई, रहन सहन आदि का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से पशुओं को ठंड से कैसे बचाया जा सके, इसके लिए पशुशाला की बनावट व आवास व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। दिन के समय पशु चारागाहों में वह चल फिरकर चारा आदि खा पी कर काट लेते हैं, लेकिन रात्रि के समय खुले आसमान के नीचे जब पशु होते हैं तो उस समय उसको ठंड लगने का काफ़ी भयंकर आशंका रहती है। अतः पशुशाला की जो बनावट है उसके चारों ओर जूट या हरी नेट लगा देनी चाहिए ताकि उसमें रात्रि की ठंडी हवा से बचा सके। और पशुशाला की बनावट इस प्रकार होनी चाहिए कि उसकी लंबाई पूर्व पश्चिम और चौड़ाई उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए ताकि दिन में उसमें उचित प्रकार से प्रकाश आ सके तथा वायु का आवागमन अच्छा हो सके। ठंडी हवा से बचाव के लिए पशुपालकों की खिड़की, रोशनदान, दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। और सर्दी के मौसम में अधिकतर उत्तरी हवा चलती है, इस कारण पशुशाला की उत्तरी दीवार पूरी तरह पैक होनी चाहिए। कच्चे छप्पर की दशा में उन पर खीप और सनी आदि की एक मजबूत परत लगा देते हैं ताकि ठंडी हवा से बच सके। इस समय नवजात बछड़ों को रात्रि में पक्के फर्श पर टाट के बोरे व घास फूस की पुआल पर बिठाना चाहिए और गाय भैंस के ऊपर भी बोरा या पट्टी बांध देना चाहिए। रात्रि में पशुओं को आवास से बाहर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि रात्रि के समय ठंड अधिक रहती है ताकि पशु उसकी चपेट में आ जाता है, इसलिए उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पशुओं को जूट व टाट से ढकना चाहिए। अधिक सर्दी के दिनों में छोटे बछड़े व गाय बीमार पशुओं को जूट या बोरी से बनाकर ढक देना चाहिए ताकि उसको सर्दी से बच सके। ये दिनों में पशुओं के आहार पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार का खिलाई पिलाई करनी चाहिए। सूखे चारे के साथ हरा चारा, दाना, बाटा पशु के उत्पादन के अनुसार देना चाहिए। खुराक में अधिक ऊर्जा पैदा करने वाले अवयव या गुड़ आदि मिलाना चाहिए जिससे पशु का शरीर गर्म रहता है और पशुओं को स्वच्छ व ताज़ा पानी देना चाहिए। पानी सुबह 10 बजे के बाद तथा शाम को 4 बजे से पहले पानी पिलाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए, इससे पशु बीमार होने का डर रहता है। सर्दियों में पशुओं को साफ दिन व अच्छी धूप के समय नहलाना चाहिए। पशुओं को खुरेरा हमेशा करना चाहिए ताकि पशु के शरीर में खून का संचार हो और पशु के शरीर पे जितनी भी गंदगी या कीचड़ रहते हैं वो भी सारा नीचे आ जाता है। अतः पशुओं की उचित खुरेरा करते रहना चाहिए ताकि अच्छा खून का संचार होने से दुग्ध उत्पादन अधिक रहता है। सर्दी के दिनों में पशुओं के आवास में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पशुओं की साफ़ सफाई पशु के स्वास्थ्य से जुड़ी रहती है ताकि पशुओं में किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। हर रोज़ पशुशाला के फर्श साफ पानी से धोना चाहिए और जहाँ पशु खड़ा है वहाँ गोबर और मूत्र को हटा देना चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार का कीचड़ नहीं हो और पशु में बीमारी फैलने की कम से कम उसमें संभावना रहती है। अतः पशुशाला का उचित प्रकार से साफ रखनी चाहिए या इसको फिनाइल के घोल से पशुशाला के फर्श को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। गाय भैंस में सर्दी लगने पर किसान भाई ये पहचान करनी चाहिए कि यदि पशु के नाक से पानी बहता है या खांसी आती है, ऐसी दशा में अपना घरेलू उपचार करना चाहिए। इसके लिए अजवाइन 50 ग्राम, सांजी 2 ग्राम, धनिया 25 ग्राम, मेथी 25 ग्राम और आधा लीटर पानी। इस अवयव को अजवाइन, धनिया, मेथी कूटकर पानी में उबाले और कुछ ठंडा होने पर साजी मिला देते हैं और हल्का गर्म रहने पर पशु को पिलाने से आराम मिलता है ताकि उससे सर्दी लगने से बचाव रहता है। पशुओं में सर्दी के दिनों में निमोनिया अधिक रहने का डर रहता है, अतः निमोनिया के लिए मुख्य रूप से जब पशु का नाक और आँख से पानी आना, बुखार आना
लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचाव के लिए बछड़ों को साफ व स्वच्छ कमरों में रखें और शीलन नहीं रहे ऐसी पशुओं में फर्श होना चाहिए ताकि पशु कम से कम बीमार हो। पशुओं में कभी कभी सर्दियों में खूनी दस्त भी हो जाते हैं, अतः खूनी दस्त से बचाव के लिए बेलगिरी 100 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम और सूखा धनिया मिला लें। इन तीनों को अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद इसकी 3 खुराक बनाकर 250 ग्राम पानी में घोलकर दिन में 3 बार देवें। यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक खिलाएं। पशुओं में अक्सर जब ऋतु चेंज होती है उस समय गैस बनना व आफरा बनने की शिकायत होती है, तो पशु को सांस लेने व बैठने में परेशानी आती है। इसके लिए 20 ग्राम हींग को 300 ग्राम मीठे तेल में मिलाकर तुरंत पिला देवें। इससे पशुओं का आफरा खत्म हो जाता है। इसके अलावा 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काला नमक, 500 ग्राम छाछ में मिलाकर देने से शीघ्र आफरे में फ़ायदा रहता है। यह उपचार दिन में 2 बार करें ताकि पशु से आफरे से निजात पा सकते हैं। सर्दी के दिनों में खांसी व सर्दी आदि जुकाम रहती है, जिससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। इसके लिए 250 ग्राम अड़ूसा के पत्ते, 100 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम अजवाइन, इन सब को बारीक पीसकर 20 ग्राम पीसी हल्दी व आधा किलो गुड़ के साथ अच्छी तरह मिलाएं। इसके 6 लड्डू बना लें तथा दिन में 3 बार पशुओं को चाटने के लिए देना चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से पशु को बचाया जा सके। अतः किसान भाई, मौसम परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे गुलाबी सर्दी तेज़ होने लगती है और मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी सुबह शाम की तेज़ सर्दी नुकसानदायक हो सकती है। अतः पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को तेज़ सर्दी व उसे बचाव की पूरी व्यवस्था करें, जिसमें पशुधन को ठंड से बचाया जा सके। पशुपालकों को अपने पशुधन के निवास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, उसके खाने के लिए चारे की व्यवस्था से लेकर अन्य उपाय करने चाहिए, जिसमें पशुधन को जाड़े के मौसम में सुरक्षा की जा सकती है। इस प्रकार किसान भाइयों बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर अपने पशुधन की सुरक्षा करें ताकि उसे अधिक दुग्ध उत्पादन लिया जा सके। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग और उनका उपचार। मधुमक्खी पालन से किसान ने कमाया अच्छा मुनाफा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।